इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 यानी कि मनी और बैंकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हम पूरा मनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है और ये फिएट मनी क्या होता है। इसके साथ साथ हाई पावर्ड मनी क्या होता है, मनी के अलग अलग नाम होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट मनी के फंक्शंस, मनी की शुरुआत कैसे हुई, ये सब हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो हम बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो का हमारा जो कोर है, इसमें हम जानेंगे कि ये बार्टर एक्सचेंज क्या था और लिमिटेशंस ऑफ बार्टर, यानी कि जो भी हमारे बुक में बार्टर एक्सचेंज के बारे में दिया है वो हम जानेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जब पहले, बहुत ही पहले अगर जाया जाए एंशिएंट टाइम में, तो उस टाइम पे हमारे पास करेंसी नहीं होती थी। तो जब करेंसी नहीं थी तो लोगों को अगर एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करना होता था तो एक्सचेंज, अभी तो हमें कुछ एक्सचेंज करना है, जैसे आपको ये लेना है तो आप इसको खरीदते हो, आप पैसा देते हो, यानी कि एक्सचेंज मैकेनिज्म में मनी है। पहले के टाइम पे एक्सचेंज मैकेनिज्म में पैसा नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे, अगर किसी को मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी को ब्लू मार्कर चाहिए लेकिन आपके पास ब्लैक मार्कर है, और आपको ब्लू मार्कर चाहिए और आपके पास ब्लैक मार्कर है, तो आप क्या करोगे, सामने वाले को ब्लैक मार्कर दोगे, आप ब्लू दोगे। वैसे उस टाइम पे किसी को राइस, गेहूं, क्लोथ, बहुत सारी चीजें लगती थी, तो वो लोग बार्टर एक्सचेंज करके करते थे। बार्टर एक्सचेंज को हम सीसी इकोनॉमी बोलते हैं, कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी। इसमें मनी एक्सचेंज नहीं होता। अगर आपको कोई एक सामान चाहिए, आप अपना एक सामान दूसरे को दो, सामने वाला दूसरा देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को टमाटर चाहिए तो वो थोड़े राइस दे देता था और उसको टमाटर मिल जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कॉफी चाहिए तो वो अपना कोई राशन सामान दे देगा तो कॉफी, किसी को गेहूं चाहिए तो वो अपना कुछ राशन या कुछ वेजिटेबल्स एक्सचेंज करेगा तो उसको गेहूं मिलेगी। इस तरीके से वो बार्टर एक्सचेंज चलता था। तो इन स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर ही हमारा मनी का है कि मनी की शुरुआत कैसे हुई। मनी के पहले हमारा बार्टर एक्सचेंज चलता था। बार्टर एक्सचेंज क्या है कि ये ऐसी इकोनॉमी है जहां पे डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स है, यानी कि डायरेक्ट गुड्स एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज, इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज को हम सीसी इकोनॉमी या कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो ये तो आप पहले से ही जानते होंगे बार्टर एक्सचेंज क्या होता है, सामान के बदले सामान एक्सचेंज करो जब मनी एग्जिस्ट नहीं करता। तो लेकिन देखा जाए तो इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ थी अभी तक। स्टिल हम चाहते तो बार्टर एक्सचेंज फॉलो कर सकते थे, हमने क्यों बार्टर एक्सचेंज फॉलो नहीं किया, उसके लिए हम लिमिटेशंस ऑफ बार्टर एक्सचेंज को अच्छे से देखेंगे। उसके पहले एक क्वेश्चन आता है बार बार कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपको एक पेन चाहिए, ठीक है, आपको पेन चाहिए, लेकिन आप उसके बदले में ऑफर कर रहे हो एक चॉकलेट। तो सामने वाला, अब आपको एक ऐसा कोई सर्च करना पड़ेगा कि जो चॉकलेट एक्सेप्ट करके आपको वापस में पेन दे। उसको चॉकलेट की जरूरत होनी चाहिए, यानी कि दोनों के बॉन्ड्स अगर सेम होंगे, इसको चॉकलेट चाहिए, इसको पेन मिल जाएगी। जब दोनों के बॉन्ड्स अगर सेम होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि तब बार्टर एक्सचेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जा रहे हो, आपको कोई मार्कर चाहिए, तो आप मार्कर के लिए ढूंढोगे, आपके पास ऑफर करने के लिए कॉपी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको मार्कर चाहिए तो जिसके बदले में आप कॉपी ऑफर कर रहे हो, तो सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसको कॉपी की जरूरत हो। आपको ढूंढना पड़ेगा जिसको कॉपी की जरूरत हो और जो मार्कर बेच रहा हो। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एग्जिस्ट। बार्टर एक्सचेंज तभी वर्क करेगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होगा, यानी कि जो आप लेना चाहते हो और सामने वाला जो बेचना चाहता है, दोनों को एक दूसरे का एक्सचेंज चल रहा है, दोनों की बॉन्ड सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मोबाइल फोन एक्सचेंज कर रहे हो सामने के बाद ईयरफोन के लिए, लेकिन सामने वाले को मोबाइल चाहिए होनी चाहिए, उस टाइम पे उसकी बॉन्ड होनी चाहिए, तभी वो आपको अपना ईयरफोन देगा। दैट मीन्स सामने वाला और आपके बॉन्ड सेम होने चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, तभी बार्टर एक्सचेंज काम कर पाएगा। अब ये एक प्रॉब्लम भी बन जाती है कि अगर आप, फिर आपको सर्च करते रहना पड़ेगा ना कि किसको ये सामान चाहिए, तो ये बहुत सारा टाइम हो जाता है। तो बार्टर एक्सचेंज के अपने कुछ लिमिटेशंस थे जिनको हम आगे, इसीलिए बार्टर एक्सचेंज अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हम उसको नहीं ले आ पाए। तो लिमिटेशंस क्या होंगे बार्टर एक्सचेंज के, तो देखिए लैक ऑफ, ये मैंने आपको बताया कि डबल कोइंसिडेंस होगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप जो देना चाहते हो और सामने वाला आपको जो दे रहा है वही आपको चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ हमेशा नहीं होता। तो हर बार ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होते और इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप ढूंढते रहोगे कि किसको ये सामान एक्सेप्ट करेगा और मुझे वो कौन दे रहा है, ढूंढने में लॉट ऑफ एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। और हर किसी को सेम प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं करने होते, माइट भी उनको कुछ और चाहिए होगा, उसके लिए लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर बार्टर एक्सचेंज देखे तो सामने वाला हॉर्स लेने आया
और हॉर्स के बदले उसने व्हीट का एक बैग दे दिया। तो जब ये बार्टर एक्सचेंज हुआ तो इसमें कोई मेजरमेंट है कि भैया तुमने क्या दिया, तुम मुझसे घोड़ा ले गए और उसके बदले तुमने व्हीट दे दी, तो ये क्या ट्रांजैक्शन में वैल्यू जस्टिफाइड है? वैसे ही कई बार बार्टर एक्सचेंज में जब ट्रांजैक्शन होता है, कोई कॉफी के बदले टमाटो देता है, कोई गेहूं के बदले सब्जियां देता है, कोई सब्जियों के बदले कपड़े देता है, तो जो ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो क्या ये सही ट्रांजैक्शन, इसमें प्रॉपर मेजरमेंट है? आप कितने टमाटर के बदले कितना क्लॉथ दे रहे हो, इसमें तो कोई मेजरमेंट ही नहीं है। बिना मेजरमेंट के कोई वन पार्टी होगी जो चीट कर ले रही होगी अपने ऊपर, जिसको नहीं पता होगा कि गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो मेजरमेंट हम नहीं कर सकते अभी सामान की। अभी जैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर को ज्यादा से ज्यादा मैं 30 रुपीज दूंगी, अगर कोई 200 रुपीज का ये मार्कर देगा तो मैं बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे मेजरमेंट ऑफ वैल्यू पता है ना कि इसकी वैल्यू अभी कितनी है। अगर कोई 300 का बेचेगा तो हम क्यों लेंगे। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड। डिफर्ड मतलब होता है फ्यूचर। तो देखिए बार्टर एक्सचेंज में ना सारी चीजें पेरिशेबल होती है, जैसे वेजिटेबल्स, गेहूं, खाना, ये सब जो अब हम ग्रेन्स एक्सचेंज करते हैं ये सारे ड्यूरेबल नहीं होते, पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। तो अब क्या होता है कि आप मनी के केस में हम अब फ्यूचर के लिए पेमेंट पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो बार्टर एक्सचेंज में तो आप फ्यूचर के लिए मैं ये एक्सचेंज करूंगा ये प्रॉमिस नहीं कर सकते, आपको सेम टाइम पे ही गुड्स को एक्सचेंज करना है। तो ये एक रीजन है कि इसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट नहीं होता। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन मान लो आप अगले बार मुझे भिंडी चाहिए, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू सेव माई टमाटर, यानी कि जो टमाटोज है वो मैं स्टोर करके रख रहा हूँ, जब मुझे कोई वेजिटेबल्स एक्सचेंज करने की तो पकड़ूंगा। या तो आप ग्रेन स्टोर करके रख रहे हो बाद में, तो आपको नहीं पता ना बाद में वो एक्सेप्ट करे या ना करे, तो आप पैसे को स्टोर कर सकते हो, लेकिन बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, उसको आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो एक ये प्रॉब्लम है। ये याद रखना कि जितनी भी लिमिटेशंस है वो आगे जाके मनी के फीचर्स में आएंगी। तो बार्टर एक्सचेंज की लिमिटेशंस के कारण बार्टर एक्सचेंज ज्यादा चल नहीं पाया, जिसके कारण इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हुआ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मनी या डिफरेंट नेम्स और टाइप्स ऑफ मनी को अच्छे से समझते हैं। बार्टर एक्सचेंज को अच्छे से समझने के बाद ये तो पता चल गया था कि बार्टर एक्सचेंज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही आंसर था, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो बार्टर एक्सचेंज था इसमें मनी के इंट्रोडक्शन के बाद क्या क्या चेंजेस आए, या मनी के आने से बार्टर एक्सचेंज की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या क्या सॉल्व हुई। इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में आप ये जानोगे कि जो जो प्रॉब्लम्स थी जो हम बार्टर एक्सचेंज में फेस कर रहे थे, जैसे कि हम उसको बाद में पेमेंट नहीं कर सकते थे, या बार्टर एक्सचेंज में ऐसा होता था कि हम स्टोर नहीं कर पाते थे, या बार्टर एक्सचेंज में हम मेजर नहीं कर पाते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी बन गई फंक्शंस ऑफ मनी। यानी कि जैसे ही मनी आया, मनी ने जितनी भी ड्रॉबैक्स थी बार्टर एक्सचेंज के वो पूरे उसने सॉल्व कर दिए। तो अगर जो ड्रॉबैक्स हैं बार्टर एक्सचेंज के वही बनेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। तो आपको डबल डबल याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज क्या है वो भी आप बता सकते हैं, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज को किसने सॉल्व किया तो फंक्शंस ऑफ मनी भी आप इसमें बता सकते हैं, और दूसरी बात कि कैसे मनी के इंट्रोडक्शन से हम ड्रॉबैक्स जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स या जो बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स थी वो हम कैसे सॉल्व कर पाए, ये भी आप फंक्शंस ऑफ मनी में ही एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि 3 टाइप के अगर क्वेश्चन आते तो आपका आंसर फंक्शन ऑफ मनी ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 ही फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें तो आपको ना 4 फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ने। इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी आप 2 कैटेगरी में बांटते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। अब क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में? देखिए जो बेसिक हम मनी को जिससे जानते हैं कि मनी के इंट्रोडक्शन से क्या क्या होगा, या मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या होते हैं कि मनी हम उसको मीडियम एक्सचेंज, तो जो एकदम प्रायोरिटी बेसिस पे हम जो मनी का यूज होता है एकदम ज्यादा, तो वो उसके प्राइमरी फंक्शन में आता है। बाकी सारे सेकेंडरी में आते हैं, उसके भी वैल्यू है, उसके भी यूज है, लेकिन जो प्राइमरी यूज है वो हम इसमें लेते हैं। तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, फिर आता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर हम 2 पढ़ते हैं, पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू। अब प्राइमरी में पहला फंक्शन क्या है, देखो हमने मनी लेके आया था ताकि हम बार्टर एक्सचेंज की जो एक्सचेंज मैकेनिज्म था उसको हटा सके। यानी कि मनी का पहला फंक्शन ये है कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है जिसको हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी विल बी मनी कैन बी यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और वो हर कोई एक्सेप्ट करता है।
ये इसका पहला फंक्शन बन जाता है। अगर आपको कभी भी कोई भी सामान चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनीवेयर, मनी कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो क्या दिया हुआ है, मीन्स दैट इट कैन मेक पेमेंट्स। ठीक है, आप सारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप ले रहे हो उसके ट्रांजेक्शन में कौन हेल्प करता है, मनी हेल्प करता है। ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन करना है या एक्सचेंज करना है, वो सारा मनी का काम आता है, इसीलिए इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी लिया। सेकेंड क्या होता है कि हम मनी को यूज करते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी चीज की एक वैल्यू होती है और उसका पैसा हम देते हैं। बार्टर एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम होती थी, अगर आप कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे हैं तो मेजर नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल कितनी व्हीट में कितने टमाटोज मिलेंगे, कितनी राइस में कितने क्लोथ्स मिलेंगे, तो उसमें मेजरमेंट नहीं होती। तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारी बार्टर एक्सचेंज की, वो प्रॉब्लम सॉल्व की है मनी ने। तो मनी को हम यूज करते हैं एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट के लिए, कि हर एक प्रोडक्ट की कोई एक मेजर होता है और उस मेजर के हिसाब से हम मनी उसको पे करते हैं। तो मनी का पहला फंक्शन है कि मेजरमेंट के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से पे करना। तो मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो प्रॉब्लम हम बार्टर एक्सचेंज में देखते थे। तो क्या है, मनी कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। आप यूज कर सकते हो जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड करता है। ठीक है, मनी एक कॉमन डिनोमिनेशन है जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई 50 रुपीज की कोई सामान है, तो आपको पता है 50 रुपए में क्या क्या आ सकता है। तो यानी कि अब मनी के इंट्रोडक्शन से हम मेजरमेंट करना सीख गए कि कितने पैसा देने से कितना सामान मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे बार्टर एक्सचेंज में आप कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे, कोई मेजरमेंट ही नहीं होता। तो मनी ने हमको मेजरमेंट दिखाया, सो मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये प्राइमरी फंक्शन में आ गया आपका। एक तो हम मनी को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा हम मनी को यूज करते हैं एज मेजर ऑफ वैल्यू, मेजरमेंट के लिए। सेकेंडरी फंक्शन क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड। देखिए, ये डिफर्ड का मतलब होता है कि फ्यूचर में पे करना, यानी कमिंग डेट पे। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो बार्टर एक्सचेंज था, बार्टर एक्सचेंज में आप ऑन स्पॉट में ही सामान का एक्सचेंज करते थे। फ्यूचर में पे करेंगे, फ्यूचर में सामान देंगे, ऐसा नहीं होता था। करंट में ही, प्रेजेंट में ही ट्रांजैक्शन होते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज की, इसको सॉल्व किया है मनी ने। तो मनी का फंक्शन बन जाएगा कि मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं, यानी कि मनी को हम फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो लिखा है पेमेंट्स विच आर मेड इन फ्यूचर। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि मनी के इंट्रोडक्शन से हम फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं, मनी हमको हेल्प करता है। सो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड यानी कि मेकिंग पेमेंट इन फ्यूचर। लास्ट है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए, बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप पेरिशेबल सामान है तो वो खराब हो जाएगा, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। आपको प्रेजेंट में ही गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजेक्शन करना है, आगे जाके आप उसको स्टोर नहीं किया जा सकता वो सामान। सपोज आपको सामान के लिए गेहूं है, गेहूं अगर स्पॉइल हो गए तो आपको जो अभी मिल रहा है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, यानी कि मनी को आप स्टोर कर सकते हो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए। मनी आपको स्टोर ऑफ वैल्यू भी देता है। तो लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। अगर आपको अभी नहीं खरीदना है तो परचेजिंग पावर आपका प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मनी आपको परचेजिंग पावर देता है और मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन बी यूज व्हेन डिजायर्ड। जब भी जरूरत पड़ेगी हम मनी का यूज कर सकते हैं। तो ये हमने देखा 4 फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें अगर आप बोलेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज को कैसे रिमूव किए, तो भी आप ये लिख सकते हैं कि बार्टर एक्सचेंज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, ये भी लिख सकते हैं, या फंक्शंस ऑफ मनी बताइए, ये भी लिख सकते हैं। 4 फंक्शन होते हैं, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आता है एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी को हम स्टोर कर सकते हैं, फ्यूचर में भी पे कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे डेफिनेशन ऑफ मनी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी समझते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी समझने के बाद चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है डेफिनेशन ऑफ मनी और काइंड्स ऑफ मनी। वैसे तो बहुत सारे काइंड्स है इसके, कुछ जो टाइप्स हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने बेसिक कैटेगरी, जो 2 कैटेगरी होती है वो बस कवर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ये डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है। तो देखिए, जब जितने भी फंक्शन आपने पढ़े ना, चारों फंक्शन को अगर आप एक साथ लिख देते हैं वही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। यानी कि मनी को हम किन किन कामों के लिए यूज कर रहे हैं, मनी का यूज क्या है, वही इसकी डेफिनेशन बन जाती है। जैसे लिखा है मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका फर्स्ट उसका फंक्शन था, फिर मेजर ऑफ वैल्यू सेकेंड फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफाइन, ये सेकेंडरी फंक्शन। जब आप चारों फंक्शंस को ऐसे जनरली एक्सेप्टेड लिख के चारों फंक्शंस को एक साथ लिखते हैं तो वो इसकी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, मनी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मनी को हम यूज करते हैं एक्सचेंज के लिए, कन्वीनियंट होता है, इजी टू कैरी होता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। और ये भी लिखा हुआ है बुक में कि मनी इज एनीथिंग विच इज
मनी इज एनीथिंग विच लॉ सेज मनी, यानी कि जो कानून जिसको मनी बोलता है वही मनी है। ये हमारे बुक में समझाया गया है। नाउ देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ मनी आपको पढ़ना है। एक है लीगल टेंडर मनी और एक है नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी। दो कैटेगरी है बेसिक, अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है, अगर काइंड्स ऑफ मनी देखेंगे तो दो आता है, एक लीगल टेंडर मनी आता है और दूसरा आता है यहाँ नॉन लीगल टेंडर मनी, या इसको हम ऑप्शनल मनी भी बोलते हैं। अब पहले तो ये जानते हैं कि लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर मनी में क्या डिफरेंस है। देखिए, लीगल टेंडर मनी ऐसा होता है कि ऐसा जो भी मनी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ऑथराइज्ड बाई गवर्नमेंट या लीगली लॉ के थ्रू एक्सेप्टेड है, वो कंपलसरी है, मतलब आप सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा ही। जैसे कॉइन्स हो गया, नोट्स हो गया, जो हमारी आरबीआई इशू करती है, जिसको हम मनी मानते हैं, वो लीगल टेंडर मनी आता है। नॉन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी, यानी कि जो लॉ जिसको कंपलसरी या लीगली वो एक्सेप्ट नहीं माना जाता है। जैसे अगर आप वो ऑप्शनल है कि आप उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो लीगल दायरे के अंदर नहीं आता है। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, ये सारे ऑप्शनल मनी है। इसको सरकार नहीं बनाती या सरकार के थ्रू इशू नहीं किए जाते, ठीक है। तो वैसे देखते हैं कि लीगल टेंडर मनी जो मैंने आपको बताया, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट, मनी जो आप लीगली यूज करते हो पेमेंट करने के लिए, ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन, जो भी चीजें के लिए आप यूज करते हो, इस टर्म डैश, इसको हम लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। दो टाइप के लीगल टेंडर मनी होते हैं, एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर मनी और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अब ये लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या डिफरेंस है। देखिए, लिमिटेड लीगल टेंडर मनी एक ऐसा मनी होता है जिसको आप सामने वाले को पेमेंट, यानी कि डेट क्लियर करने के लिए आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, बहुत ज्यादा आप उसका यूज नहीं कर सकते। और अगर वो मनी आप सामने वाले को दे रहे हो तो सामने वाला उसको रिजेक्ट भी कर सकता है कि नहीं, मैं ये पैसा नहीं लूंगा। अगर सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं होगा, ठीक है। लीगल टेंडर या लिमिटेड लीगल टेंडर मनी के एग्जाम्पल है कॉइन्स। कॉइन्स को आप यूज कर सकते हो लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, और सामने वाला अगर बोलेगा, किसी को आप 10 लाख के कॉइन्स दोगे तो 10 लाख जितना कॉइन्स आप नहीं पे कर सकते, तो अप टू सर्टेन लिमिट तक ही आप कॉइन्स का यूज कर सकते हो। और अगर इतने सारे कॉइन्स लेने से सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, इतने सारे कॉइन्स जो मना करता है कि मैं, तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन होगा भी नहीं, वो ऑप्शनल है, ठीक है। वही बात करते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी कि आपको कोई भी काइंड का पेमेंट करना हो, आप अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे, जितने भी एक्सटेंट तक आप पेमेंट करना चाहो उसका कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी यूज कर सकते हो। और अगर आप सामने वाले को लीगल टेंडर मनी पे कर रहे हो, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, और सामने वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है। वो लीगल टर्म्स में आता है, सामने वाले को एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के हमारे एग्जाम्पल है नोट्स। जनरली जो नोट्स होते हैं 500 के और आपके 200 के, ये जो नोट्स होते हैं ये आपके अनलिमिटेड लीगल टेंडर, इसको आप सामने वाले को किसी भी एक्सटेंट तक, वट एवर द अमाउंट ऑफ डेटेड, आप उसको पे कर सकते हो। और अगर सामने वाला रिजेक्ट कर रहा है तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो सकता है, उसको वो एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी होता है विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज, आप अपनी डेट पूरा करने के लिए इसको पे करो, लेकिन कुछ लिमिट तक ही पे करोगे। इसका कॉइन्स एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर आप सामने वाला मना कर रहा है कि इफ वन डिनाइज टू एक्सेप्ट इट, तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी यानी कि ये ऐसा मनी है, इट इज अ काइंड ऑफ मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्जिंग, आप इसको यूज करते हो अपना डेट पूरा करने के लिए, ऑफ एनी अमाउंट, एनी अमाउंट यानी कि कितना तक भी अमाउंट हो आप इस अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल होते हैं हमारे पेपर नोट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन लीगल टेंडर मनी, ऑप्शनल मनी। मैंने आपको बताया था ऐसा मनी विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लीगल, जो हमारे लीगल टर्म्स में नहीं आता है, जैसे बैंक नोट, बैंक ड्राफ्ट, ये सब। सो विच इज जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है। आप एक्सेप्ट तो करते हो, जनरली चलता है मार्केट में, चेक चलते हैं भैया, बैंक ड्राफ्ट चलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चलते हैं, लेकिन ये लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट है। आपको ये जरूरी नहीं कि कंपलसरी नहीं कि आप लीगली बाउंड, लीगल मनी है लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट, लेकिन ये ऑप्शनल मनी है, आप लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेक है, बैंक ड्राफ्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इट इज जनरली एक्सेप्टेड, इट इज बट ये लीगली आप बाउंड नहीं हो उसको एक्सेप्ट करने में। तो यहाँ हमने जाना डेफिनेशन ऑफ मनी और टू काइंड्स ऑफ मनी। और कुछ मनी के टाइप्स बच गए जैसे हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, और जो हमारे अभी इस ऐड हुए हैं। तो चलिए इस नेक्स्ट को इसमें जानते हैं कि ये फिएट मनी और बैंक मनी ये सब क्या होता है। चलिए तो अब समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। इससे पहले हम लोग काइंड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ मनी या काइंड्स ऑफ मनी पढ़ा था।
दो ही काइंड्स थे, एक लीगल आता है, लीगल टेंडर मनी, और एक आता है ऑप्शनल मनी, उसके अंदर भी थे, वो हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी बहुत सारे मनी के वर्ड्स यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी में जो दिया है, जो हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारी बुक्स में इनका नहीं बारे में बताया जाता। तो अगर कहीं केस स्टडी में या कहीं क्वेश्चन में आपको ये वर्ड आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने सारे टाइप्स के मनी जो जो जनरली यूज होते हैं, वर्ड्स यूज होते हैं टाइप्स ऑफ मनी में, वो मैंने इसमें लिया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कमोडिटी मनी क्या होता है। कमोडिटी मनी यानी कि मनी मतलब क्या होता है, विच यू आर एक्सेप्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि कोई सामान आप देने के लिए वो चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको हम मनी बोलते हैं। तो कमोडिटी मनी यानी कि ऐसा कोई सामान जो आप सामने वाले को पे कर रहे हो, गुड्स जो आप ले रहे हो उसके बदले कोई भी चीज आप उसको दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, उसको हम कमोडिटी बोलेंगे। कमोडिटी मनी में क्या आता है, गोल्ड आते हैं, सिल्वर आते हैं, बहुत सारे मेटल्स आ जाते हैं, और आपके ग्रेन्स आते हैं, कैटल्स आते हैं। ऐसी कमोडिटी जो आप एक्सचेंज कर रहे हो, बेसिकली जो हमारी कमोडिटी मनी होती है, इनकी ना इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि इनकी कोई वो होती है, वो वैल्यू मतलब इनकी कोई वैल्यू है, ये इनका कोई यूज है, उसी को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू होनी चाहिए। वैसे ही कमोडिटी मनी हमारा इसमें आता है, जिसमें हम कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कैटल्स, ग्रेन्स ये सब एक्सचेंज करते हैं, तो उसको हम कमोडिटी मनी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मनी दैट हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, गुड्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट और ग्रेन। पहले के टाइम पे सॉल्ट भी हम एक्सचेंज करते थे, उसकी भी कोई वर्थ या वैल्यू होती थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेटालिक मनी। मेटालिक मनी में आपके कॉइन्स भी आ जाते हैं। ऐसा मनी हो जो मेटल से बना हो, चाहे गोल्ड का कॉइन हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, या आपके जो 1-2 रुपए के जो कॉइन्स आते हैं वो भी मेटालिक मनी के अंदर आते हैं। ऐसी चीजें जो मेटल से बनी है, जो हम एक्सचेंज करने के लिए यूज करते हैं, मेड अप ऑफ मेटल, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप था। थर्ड टाइप आता है आपका फिएट मनी, पेपर मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी एक ऐसा मनी होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, अप्रूव्ड है, लीगल मनी के अंदर आता है। फिएट मनी एक ऐसा मनी है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, और आरबीआई के थ्रू ही वो मार्केट में आते हैं। जो लीगल टेंडर मनी के अंदर आते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में फिएट मनी बोलते हैं। जैसे 100 रुपए के नोट आते हैं, 200 रुपए के, 500 के नोट्स आ रहे हैं, उसके बाद जो कॉइन्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, प्लस आरबीआई इसको प्रिंट करती है, ये सब आपके फिएट मनी में आते हैं। इनको हम पेपर मनी भी बोलते हैं। तो करेंसी नोट इशूड बाय सेंट्रल बैंक इशू करती है, और वैल्यू कम्स फ्रॉम, इसकी वैल्यू गवर्नमेंट अथॉरिटी इसकी वैल्यू तय करती है। तो उसको हम, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिएट मनी को हम पेपर मनी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रेडिट मनी, या इसको बैंक मनी भी बोलते हैं। क्रेडिट मनी या बैंक का मनी मतलब ऐसा पैसा जो अभी आपके पास कैश में नहीं है, लेकिन वो बैंक के पास रखा हुआ है। जैसे हम लोग यूपीआई करते हैं ना, तो आपके पास जनरली हर बार कैश नहीं होता, तो आप जाते हैं स्कैन करते हैं, तो अब आप पे करते हैं। तो जो अब आप स्कैन करके पे कर रहे हैं, तो वो आपका क्रेडिट मनी या बैंक मनी बन जाता है, क्योंकि एट द मोमेंट वो बैंक में। तो जब आप एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये क्रेडिट मनी हमारा काम आ रहा है। आप इसी से तो पे कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको नहीं पता कि क्या आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्लस माइनस कहीं ना कहीं आपके बैंक और उधर से हो रहा है। तो ये सब क्रेडिट मनी कहलाता है। आपके पास फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि मेरा पैसा कट रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। मनी अवेलेबल इन बैंक, जो आपके बैंक में एज अ डिपॉजिट, आपका बैंक बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट मनी या बैंक मनी कहलाएगा। एंड कैन बी यूज, आप चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई के थ्रू जो यूज करते हैं वो भी क्रेडिट मनी के अंदर आता है। फिर आता है नियर मनी। नियर मनी कैसा, नियर मनी यानी कि ऐसा मनी होता है जो अभी एट द मोमेंट आपके पास वो कैश में नहीं है, वो मनी नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर आप उनको मनी बना सकते हो। जैसे हमारे पास स्टॉक होते हैं, बॉन्ड होते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, या तो फिर हमारा होता है एफडीज होती हैं, जो हम एफडी करा के रखते हैं। तो अभी तो आप वो इनकी सबकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, सर्टेन टाइम के बाद ही ये इनकी वैल्यू आती है, मॉनेटरी फॉर्म में हम इनको यूज कर पाते हैं। तो ऐसा फॉर्म ऑफ मनी जो आपके पास रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जब मैच्योरिटी होगी तभी आप उस पैसे को यूज कर पाओगे, यानी कि अभी तो मनी नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर ये मनी बन जाएगा, उसको हम लोग नियर मनी बोलते हैं। एसेट्स दैट आर नॉट मनी एंड कैन बी कन्वर्टेड, इनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि एफडी हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। ये नियर मनी, नियर फ्यूचर में मनी बन जाए। फिर नेक्स्ट आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, ये वाला वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, ऐसा मनी जो और पैसा बनाने की ताकत रखता है, उसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। जो भी पैसा आरबीआई प्रिंट करती है, पब्लिक के पास जो पैसा है, और बैंक्स के पास जो पैसा है एज अ रिजर्व, बैंक ने अपने रिजर्व में जो पैसा रखा है, उसको हम हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि उस पैसे को, देखिए
बैंक्स जो अपने पास पैसा रखी है एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, बैंक उसको लेंड करके मार्केट में देके उस पैसे से और पैसा बनाती है। मनी क्रिएशन वाला कंसेप्ट ये बोलता है कि बैंक लोगों को पैसा देती है और जैसे ही वो मार्केट में पैसा जाता है इंटरेस्ट कमाती है, यानी कि बैंक पैसे से पैसा बना रही है। वैसे ही ऐसा मनी जो आगे और वैल्यू, अभी तो स्मॉल वैल्यू में, लेकिन आगे जाके और वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसको हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं, इसलिए उसको हाई पावर मनी बोला जाता है। तो जितने भी हमारे नोट्स और करेंसीज हैं अभी जो बैंक के पास रिजर्व में है और जो पब्लिक के पास सर्कुलेशन में है, जिसको आरबीआई ने अप्रूव या ऑथोराइज किया है, वो सब हमारे हाई पावर्ड मनी में आते हैं। क्यों आते हैं हाई पावर्ड मनी में? क्योंकि ये फ्यूचर में और मनी जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, हाई पावर्ड मनी क्रिएटेड एंड इशूड बाय, ये सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू होता है। एंड इसको क्या बोला जाता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है और कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, क्योंकि ये सारा पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में और पैसा इनकम जनरेट करेगा ही, इसलिए इसको हाई पावर्ड मनी के अंदर बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारी वीडियो जिसमें हमने जाना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी। सबसे पहले हमने जाना कमोडिटी मनी, फिर मेटालिक मनी, फिर फिएट मनी, फिर हमने देखा क्रेडिट या बैंक मनी, और फिर हमने देखा हाई पावर्ड मनी। इतने टाइप्स की डेफिनेशन या वर्ड्स आपके बुक में यूज किए गए हैं। इसको अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं और लास्ट पार्ट मनी चैप्टर का देखते हैं, वो है मनी सप्लाई। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा जो मनी चैप्टर है, इसके पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ मनी पढ़ाया था, तो चलिए अब जानते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि मनी और सप्लाई का मतलब क्या होता है। देखिए, मनी सप्लाई का मतलब है ऐसा पैसा जो मार्केट में अभी सर्कुलेशन में है, ऐसा पैसा जो अभी पब्लिक के पास है, और ऐसा पैसा जो पब्लिक ने बैंक में जमा कराया है और वो बैंक से कभी भी निकलवा सकती है। ये याद रखिएगा कि मैंने कंसेप्ट में आपको ये बताया है कि ऐसा पैसा जो लोगों यानी कि पब्लिक में अभी सर्कुलेशन में है और जो आपने बैंक में रखा है, जो आप कभी भी निकाल सकते हैं। ऐसे पैसे की मैंने बात नहीं की जो टर्म डिपॉजिट है, यानी कि 5 साल एफडी ये सब होती है, जो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मैच्योर होती है, वो मनी सप्लाई में नहीं आती। मनी सप्लाई में इंडिविजुअल और बिजनेस का पैसा आता है, गवर्नमेंट और मनी क्रिएटिंग सेक्टर के पास जो पैसा है वो भी हम मनी सप्लाई में नहीं लेते। यानी कि कुल मिला के कंसेप्ट देखा जाए तो कंसेप्ट ये बोलता है कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है अभी, जैसे आपने बैंक में भी डिपॉजिट करके रखा है तो आप कभी भी निकलवा सकते हो। मैं टर्म डिपॉजिट की बात नहीं कर रही, तो डिमांड डिपॉजिट की बात कर रही हूँ। ऐसा पैसा जो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, जो कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आएगा, वो मनी सप्लाई में नहीं आता है। तो ये हमारा कंसेप्ट बोलता है। इसके साथ साथ जो बैंक्स है जो पैसा बनाती है, या ऐसा पैसा जो बैंक ने अपने पास रिजर्व रखा हुआ है वो भी, और गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो अपने पास पैसा रखा है वो भी हम मनी सप्लाई में काउंट नहीं करते। तो वैसे तो हमें फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि हम मनी सप्लाई में एक्चुअल में लेते क्या क्या है। इंडिविजुअल बिजनेस के पास जो भी पैसा है, क्या तो इन कैश फॉर्म में या तो उन्होंने बैंक में जमा कराया जो वो कभी भी निकलवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में, वही मनी सप्लाई होता है। तो मीनिंग जानते हैं क्या लिखा हुआ है? रिफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक। पब्लिक के पास जो पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन इकोनॉमी, पब्लिक के पास उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी पैसा है वो हम मार्केट का मनी सप्लाई बोलते हैं। अब इसमें लास्ट लाइन पे फोकस कीजिए। जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नापा जाता है, जो भी चीज, जो भी वेरिएबल इकोनॉमी में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है, उसको हम लोग स्टॉक कंसेप्ट बोलते हैं। तो मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कंसेप्ट। अब मनी सप्लाई में हमने लेते क्या है, अभी मैंने आपको बताया। मनी सप्लाई में ऐसा पैसा जो पब्लिक ने हेल्ड करके रखा है ना, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, लोगों के पास जो पैसा है। अब ये पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, करेंसी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, और इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट जो उनके पास बैंक में है। लोगों के पास पैसा, अभी जो पैसा है पब्लिक में क्या आता है? इंडिविजुअल और बिजनेस आते हैं। ये याद रखना कि पब्लिक में कभी भी गवर्नमेंट और मनी क्रिएटिंग सेक्टर का पैसा नहीं आएगा। फिर आता है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। फिर इंडिविजुअल और बिजनेस ने जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट, ये कैश की बात हो रही है, यहाँ पे कैश की बात हो रही है, और यहाँ पे बैंक बैलेंस की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें ना जो सरकार ने अपना पैसा रखा है, या इंटरफॉर्म डिपॉजिट, इंटरफॉर्म यानी कि मान लो एक बैंक ने दूसरी बैंक में जो पैसा रखा है वो भी नहीं आएगा।
बैंक्स का पैसा, सरकार का पैसा, मनी क्रिएटिंग सेक्टर का पैसा नहीं आएगा। इंडिविजुअल और बिजनेस ने जो अपना पैसा रखा है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स में ये आएगा। ठीक है, सो यानी कि मनी सप्लाई में हम दो ही चीजें लेते हैं, एक करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट बाय पब्लिक। इसमें बैंक्स का पैसा और सरकार का पैसा नहीं आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट का ये होता है कि हम मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई कैसे करते हैं, कि कितना मनी सप्लाई है मार्केट में। तो बेसिकली इसके 4 एम होते हैं। सबसे इजी वाला और सबसे लिक्विड यानी कि जिसमें जल्दी कैश अवेलेबल हो जाए, वो हमारा M1 होता है। तो यानी कि मनी सप्लाई मार्केट में कितना है अभी, ये निकालने के हमारे पास 4 फॉर्मूला होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं। सबसे पहला आता है M1। M1 बहुत ही इजी है। M1 में जो जो अभी हमने मेजर्स यहाँ पे कंपोनेंट्स पढ़े वही है, यानी कि M1 यानी कि अभी मार्केट में सप्लाई कितना है। तो इसमें आपका क्या आएगा, M1 इज इक्वल्स टू करेंसी जो पब्लिक के पास है, और उसके बाद अभी जो पब्लिक के पास करेंसी है प्लस ऐसी करेंसी जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करके रखी है, कोई भी कमर्शियल बैंक में, तो वो कभी भी डिमांड करके ले सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अब इसमें क्या होता है, फॉरेन का कुछ पैसा जो आरबीआई में डिपॉजिट रहता है, तो ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आरबीआई के पास कितना पैसा पूरा रखा हुआ है, वो इसमें नहीं आता। आरबीआई फॉरेन सेक्टर, फॉरेन से किसी ने आरबीआई में कुछ पैसा रखा हुआ है, सिर्फ वही काउंट किया जाता है। ऑल्दो ये बहुत छोटा पार्ट होता है, लेकिन याद रखना कि जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास है फॉरेन के, वो भी इसमें काउंट होते हैं। तो ये M1 हो गया। इसमें बहुत ही मनी सप्लाई के बहुत ही इजी आते हैं जो हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखते हैं। अब M2 कैसे क्रिएट किया जाता है। M2 में ये सारी चीजें तो आएंगी। M1 यानी कि ये सारी चीजें, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो तो आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, M1 लिख दिया ताकि बड़ा फॉर्मूला ना हो, ऑलरेडी ये सारी चीजें M1 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो आपने पोस्ट ऑफिस बैंक में जो भी सेविंग करके रखी है वो आती है। तो लिखा हुआ है सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस में जो आपने सेविंग की है वो। ठीक है, एक तो ये हो गया। और मनी सप्लाई का फॉर्मूला जानने का तीसरा भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए अभी तक हमने कोई टर्म डिपॉजिट नहीं लिया, यानी कि FD जो होती है, ऐसा पैसा जो 5 साल बाद 10 साल बाद हमारा मैच्योर होने वाला है, वो अभी तक हमने मनी सप्लाई में नहीं देखा है। लेकिन अगर कहीं पे मनी सप्लाई में हमें वो भी पैसा जानना है तो हम M1 लेते हैं। ठीक है, M1 ले लिए। M1 के साथ साथ जो हमने नेट टाइम डिपॉजिट, यानी कि जो बैंक में हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए पैसा, सर्टेन 5 साल 10 साल के लिए जो पैसा जमा किया है वो लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में आता है ऐसी चीज जो सारी चीजें इंक्लूड करती है। तो M3 आ गया। M3 में आपका क्या होगा, M1 होगा, ये सारी चीजें होंगी, नेट टाइम डिपॉजिट होगा, प्लस लास्ट में पोस्ट ऑफिस का पैसा भी होगा, ये वाला भी होगा। यानी कि M4 ऐसा कंसेप्ट है जिसमें सारी चीजें आ जाती है, नेट टाइम डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, फिर बैंक का डिमांड डिपॉजिट, सारी चीजें आ जाती है। तो M4 एक ऐसा है। ऑल्दो ये सारे सेम ही है, बस स्लाइटर डिफरेंस है कि एक पोस्ट ऑफिस का बैंक का जो हमारा डिपॉजिट है वो, और एक है नेट टाइम डिपॉजिट, यानी कि जो हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए FD करा के रखी है, टाइम डिपॉजिट है वो, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही वो मैच्योर होगा। ठीक है, बस इतना ही समझना है, और कुछ इसमें नहीं है। हमने मनी सप्लाई में ये देखा, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि कितना पैसा पब्लिक के पास है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन सर्कुलेशन, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूला होते हैं, M1, M2, M3। बेसिकली ये याद रखिएगा बस कि ऐसा पैसा जो पब्लिक के पास है, इसमें गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, इंटर बैंक जो डिपॉजिट करा, एक बैंक दूसरे बैंक को जो पैसा दे रहा है, या बैंक का कितना बैलेंस है वो नहीं, जो आपका पैसा बैंक में है और जो आपका पैसा सर्कुलेशन में, सिर्फ वही देखा जाता है। तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी MCQ आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यह चैप्टर को मैंने पार्ट्स में बहुत ही इजी तरीके से समझाया है। अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।